हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो बैच लाने का पर्पस है कि 72वीं बीपीएससी का अब से मैं आपके लिए जो ये लगातार जो अब आएगा एमसीक्यू, ये आज आपके लिए करंट का आपका है 72वीं बीपीएससी और 14वीं जो जेपीएससी आया है उसके लिए ये करंट महत्वपूर्ण रहेगा। और अभी एक एईडीओ वाले एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी होगा। ठीक है, जो 14वीं जेपीएससी है उसका 8 मार्च को होने वाला है और जो 72वीं बीपीएससी है उसकी तैयारी अभी से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोग अभी एग्जाम में देख रहे हो कि बीपीएससी एईडीओ आने वाला है तो इस पे फोकस रहेगा। और आपको बता दिया जाता है कि मतलब जो अभी का एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं कि इस बार जो एग्जाम है ऐसा नहीं समझिएगा, कहीं ना कहीं सिलेबस से भी हट के आपका पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ फोकस कीजिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए हम लोग का, ताकि आप लोग तक पहुंचने में हम लोग को मदद हो सके। इसके लिए क्या करना है आपको, हम हमारा चैनल को जो वेब्स एकेडमी है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, आपको शेयर करना है वेब्स एकेडमी को। ठीक है, और लोगों को साथ में जोड़िए। तो ये जो मेनली रूप से है आज का क्लास जो है आपका करंट अफेयर से है और आपका क्लास अब ऐसे ही बीपीएससी के लिए अब जो एमसीक्यू मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो डेली आपका बीपीएससी 72वीं बीपीएससी हो गया, बीपीएससी एडी हो गया और 14वीं जेपीएससी में भी एक काम देगा। ठीक है, तो आप लोग जेपीएससी वाले भी लोग आप लोग जुड़िए और मैम आप लोग के लिए स्पेशल वहाँ पे भी करवा रहे हैं और यहाँ भी आप लोग के लिए भी ये भी चलेगा। और हमारा लक्ष्मीकांत का भी जो पॉलिटी का क्लास है वो भी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग का जेपीएससी वाले लोग आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपका वहाँ से 15 क्वेश्चंस जो आता है सिलेबस में आप लोग के लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग को 15 क्वेश्चंस वो बन सकते हैं। तो पूरी सीरीज आप लोग मैं करवाने वाला हूँ, मतलब पूरी सीरीज मतलब लगभग आपका पूरी सीरीज ही होने वाला है, अब समाप्ति हो जाएगा। आपका 4-5 क्लास और है तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। और बीपीएससी वाले भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए भी वो पॉलिटी जो भी नए लर्नर जुड़िएगा तो प्लीज़ वो पॉलिटी वाले टोटल जो सेगमेंट है वो आप लोग कीजिएगा। और अब से आपका जो है ये करंट का आया है, अब से जो होगा मेनली जो फोकस होगा अब जैसे हमारा हिस्ट्री जो चलेगा तो हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। तो स्टार्ट मैं हिस्ट्री का आपको करवा रहा हूँ एमसीक्यू और फिर उसके बाद जो है एक दिन हिस्ट्री चलेगा। मेरा जो पर्पस है एक दिन हिस्ट्री चलेगा आपका और एक दिन आपका ज्योग्राफी चलेगा, जिससे क्या होगा कि जल्द ही आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का जो क्लास है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, पॉलिटी का भी खत्म होने वाला है। तो मैं आज से आपका क्या है 2 बैच लाऊंगा। ठीक है, एक तो पॉलिटी का टॉपिक वाइज वो चलता ही रहेगा। अब क्या होगा कि एक दिन हिस्ट्री आपका टॉपिक, जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा तो पॉलिटी की जगह पर एक को रख दिया जाएगा, यानी आपका 3 क्लास मेरे द्वारा करवाया जाएगा और मैम के द्वारा भी 2 या 3 क्लास वो भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ हमारा जो एक मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर को, आप लोग देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। द हिंदू पे भी आप लोग जोर दीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप लोग एक बार हमारे साथ मिलिए। और जैसे कि अभी एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, लगभग उसमें से मेरा 40 क्वेश्चंस देखिएगा, 21 तारीख वाले में भी लगभग उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, और फर्स्ट सिटिंग वाले में आपका उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं 21 तारीख वाले में, और आपका 18 वाला में आपका 40 क्वेश्चन मेरे से लड़े थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज हमारे लिए क्या है करंट का, तो देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा ग्लोबल स्टॉक टेक किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित है। तो इसमें हम लोग को बताना क्या है कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है। तो ये हमारा पेरिस जलवायु समझौता से है। ठीक है, ये क्या हुआ ना, इसके तहत पेरिस जलवायु समझौता के तहत जो हर वर्ष में ये ग्लोबल स्टेक टेक क्या होता है आपका होता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य मतलब क्या है कि देशों को, मतलब जो देश है ना उनको क्या है जलवायु के प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा करना है। ठीक है, आपका क्या करना है, जो देशों ने जो जलवायु प्रतिबद्धता अपना दी है, जैसे उसमें से आया था एक आपका एनसीडी। ठीक है, नेट आपका जो आपका एनडीसी, ठीक है, नेट डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन आया था। ठीक है, तो ये वहाँ पे इन सारे देश मिलके अपना की कम करना है। ठीक है, क्या कम करना है, आपका जो तापमान वैश्विक तापमान है जो जिसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है। ठीक है, जो बढ़ रहा था। ठीक है, और कॉप सम्मेलन में ये क्या है आपका, ये कॉप सम्मेलन होता है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, जो कि किसके द्वारा होता है, यूनेस्को द्वारा, सॉरी यूएन ट्रिपल सी के द्वारा होता है।
यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन आपका फंड जो क्लाइमेट जो पे होता है उसकी तरफ से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है आपका जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, भारत में ही लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए ये जो आपको लाया गया ना, आपको पूरे पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो आपके करवाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न तो बना दिया ना, आपका 2024 का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी आप करंट आप मत समझिए इसको, आप इसको भी स्टैटिक्स ही समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्या करा है कि भारत में हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना। क्या है ये, क्या है, कानून डेटा प्राइवेसी पर, ये क्या है, ये कानून जो है आपका क्या है, डेटा प्राइवेसी पर जो है ना, डाटा जो प्राइवेसी है उस पर ये फोकस है। ओके, और क्या कर रहा है कि मतलब ये क्या है, भारत में जो है ना, भारत का पहला जो है, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट जो है हमारा भारत का पहला समर्पित डिजिटल जो डेटा संरक्षण कानून है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो लक्ष्य है, स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पादन करना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना आपका कैसा ये ऊर्जा निकालता है, ये आपका रीन्यूएबल एनर्जी है, यानी इसको कहा जाता है हिंदी में नवीकरणीय ऊर्जा। ओके, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यानी कार्बन उत्सर्जन जो होता है इसमें क्या होता है, शून्य होता है, यानी जीरो होता है। और भारत का लक्ष्य है वैश्विक हब बनना, किसका, हाइड्रोजन मिशन में, ठीक, हाइड्रोजन में, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन में, तो भारत का ये लक्ष्य भी है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिक्स एक्सपांशन किससे संबंधित है। देखिए मैं आपको द हिंदू में ब्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, जो भी लर्नर हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा कि द हिंदू में ये भी अच्छे से करवाया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हाल में ही चर्चा में ही आया था। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ना, ये कौन सा होगा, नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करना, ये किससे संबंधित है, नए देशों। देखिए ब्रिक्स जो है आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका, मतलब ये होता है ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया आपका, और आर से रसिया हो गया। ठीक है, आर से रसिया हो गया, और आई से इंडिया हो गया, आई से इंडिया हो गया। ओके, और सी से आपका चाइना हो गया, क्या हो गया आपका, सी से चाइना हो गया, सी से चाइना हो गया, और आपका एस से हो गया जो साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें नए देशों को सदस्यता दिया गया है। और ये क्या है कि जो ग्लोबल साउथ है ना, हम लोग जैसे ये क्या है, ये देखिए ऊपर वाला होता है ग्लोबल नॉर्थ और नीचे का क्या होता है, ग्लोबल साउथ। तो इसमें जो सारे देश आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ब्राज़ील है, यहाँ पे आपका देखिए आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पे पड़ जाता है, और ये आपका पड़ जाता है आपका चीन पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ जाता है आपका इंडिया पड़ जाता है। तो ये मतलब 5 देश मिलके, और रसिया इधर से, तो 5 देश मिलकर ग्लोबल साउथ का क्या है, भूमिका ये बढ़ा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट किस नीति से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये जुड़ा हुआ है। ओके, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है कि चिप निर्माण में, जैसे जो चिप बनाया जा रहा है उसमें क्या है, निर्माण करने में आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। जिससे क्या होगा कि ये किस चीज़ में ये उपयोग किया जाता है, चिप इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, आपका डिफेंस में हो गया, एआई में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे आपका एआई में हो गया उपयोग, डिफेंस में हो गया आपका उपयोग, ओके, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग हो गया, तो ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न कि हाल ही में समाचारों में रहा अल नीनो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपका क्या होता है ना, मतलब जो महासागरीय तापमान में जो वृद्धि होता है ना, उसी के कारण क्या होता है, अल नीनो की स्थिति बनती है। अल नीनो जो होता है प्रशांत महासागर में, यानी पैसिफिक
ओशियन में क्या होता है, पैसिफिक ओशियन में ओशियन में क्या हो जाता है, जो उनका पैसिफिक ओशियन का जल होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या इसको कहा जा सकता है सरल शब्दों में, जब आपका प्रशांत महासागर का गर्म होना ही अल नीनो कहलाता है। और इसी के कारण होता है कि भारत में जो मानसून होता है उस पर क्या करता है, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, आपका ये आपका इंडिया है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारा पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है, ये आपका, एक मिनट, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। जब ये समुद्र का हवा जब जैसे समुद्र गर्म होगा तो क्या होगा, यहीं पे ये बारिश करवाता है। तो यहाँ पे जो बारिश बनेगा ना, वो बारिश नहीं हो पाता है। तो इसी कारण क्या कहा जाता है इसमें, कि मतलब ये विपरीत होता है। और इसके जो विपरीत होता है, जब ला नीना होता है, तो ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा। ला नीना जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो मतलब प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर को और ठंडा कर देता है ला नीना। तो इसलिए क्या होता है, भारत में जो वर्षा यानी मौसम और मतलब अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो दोनों, इससे क्या होगा, नकारात्मक, उससे होता है सकारात्मक। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो हमारा है, कि कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया है, तो किसके साथ दिया है, आपका रूस के साथ दिया हुआ। ठीक है, रूस में रूबल चलता है। ठीक है, रूबल, ठीक है, रूबल। और इंडिया में क्या चलता है, आपका आपका रुपया चलता है, ये भी हम लोग जानते हैं। इससे क्या होगा ना, ये लोकल करेंसी जो ट्रेड मैकेनिज्म है, इससे क्या होगा कि डॉलर पे जो निर्भरता है ना हम लोग का, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे कम होगा। ठीक है, जब रुपया रूबल जब आपका व्यापार में बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि डॉलर पे जो निर्भरता है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग का घटेगा। और आर्थिक, ये आपका इकोनॉमिक जो अब डिप्लोमेसी का ये हिस्सा बना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है आपका, आ रहा है आपका रूस। क्या चलाया है, आपका रुपया। और जो रूबल है आपका, रूबल जो है और रुपया है, वो उसका क्या है, आपका व्यापार के लिए, ये क्या व्यापार के लिए क्या किया गया है, लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया गया। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है क्या, कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, आपका G20 शिखर सम्मेलन से। तो ये भी याद रखिए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, ये क्या हुआ था कि भारत की जो अध्यक्षता जो किया गया था, भारत में G20 का अध्यक्षता जो किया गया था, आपका कब किया गया था, आपका ये आपका 2023 में जो अध्यक्षता किया था भारत ने, उस समय क्या हुआ था, ये क्या क्या हुआ था G20 में, आपका थीम था कौन, आपका एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, और इसका जो संस्कृत में आपका वाक्य था, क्या वो लिखा हुआ था, एक वसुदैव कुटुम्बकम। ठीक है, वसुदैव आपका कुटुम्बकम। तो ये भी आप याद रखिएगा, कुटुम्बकम। ओके, तो ये संस्कृत शब्द है, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसीलिए इसको वसुदैव कुटुम्बकम कहा गया था। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, कि हाल ही में लॉन्च की गई INS विंध्यागिरी, ठीक है, विंध्यागिरी किस प्रकार का पोत है, तो ये कौन सा है, फ्रिगेट है, फ्रिगेट है। ठीक है, फ्रिगेट होता है। ये आपका प्रोजेक्ट जो 17A चल रहा है, प्रोजेक्ट जो आपका 17A चल रहा है, उसके तहत ये क्या बनाया गया है, INS विंध्यागिरी। ठीक है, विंध्यागिरी, या कोई, ओके, आपका प्रोजेक्ट 70 के तहत बनाया गया है। इससे क्या होगा, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, आपका आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ठीक है, और प्लस में रक्षा उत्पादन आपका खुद ही करना है। तो इसलिए ये क्या करना है, भारत को आत्मनिर्भर, तो किस प्रकार का है, फ्रिगेट प्रकार का है। ठीक है, INS विंध्यागिरी किस प्रकार का, फ्रिगेट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है, तो क्या ही उद्देश्य है इसका, शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज। ठीक है, सीवरेज। ठीक है, क्या है, अमृत का जो फुल फॉर्म होता है आपका अटल मिशन, क्या होता है, अटल मिशन, एम से मिशन हो गया आपका, मिशन फॉर री रिजुवेनेशन, ठीक है, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और इसमें फोकस जो किया गया है कि शहरी बुनियादी जो आपका अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर ये केंद्रित है। कौन, अमृत 2.0। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि ये हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो वैश्विक व्यापार में बाधा से संबंधित है। क्या हुआ है, देखिए रेड सी जो है ना, एशिया और यूरोप जो है आपका, ये है यूरोप के बीच आपका क्या करता है, व्यापार का प्रमुख मार्ग है। जैसे आपका क्या है कि ये मान लिया जाए कि एशिया है, यहाँ पे आपका रेड सी है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये रास्ते से आपका यूरोप जाता है। तो ये क्या है आपका, यूरोप और एशिया और यूरोप का व्यापार मार्ग है। एशिया और यूरोप का क्या है, आपका व्यापार मार्ग है, ट्रेड मार्ग है। और इसमें संकट क्या है आपका, देखिए वैश्विक सप्लाई चेन जो है ना, और बीमा लागत जो है आपका इसका इंश्योरेंस जो कॉस्ट है, और तेल कीमतों को ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ये रेड सी क्राइसिस मुख्यतः किससे संबंधित हो गया आपका, वैश्विक व्यापार मार्ग में, तो बाधा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इससे सी है, सॉरी बी है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया प्रसाद स्कीम, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हमारा धार्मिक पर्यटन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रसाद का जो फुल फॉर्म है आपका, ये भी आप याद रखिएगा, आपका क्या है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, ठीक है, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, ओके, एंड एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल हेरिटेज, हेरिटेज ऑगमेंटेशन, ठीक है, एगुमेंटेशन, ठीक है, एगुमेंटेशन, ओके, एगुमेंटेशन ड्राइव। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंटेशन ड्राइव। ओके, तो ये आपका प्रसाद का फुल फॉर्म हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। और ये क्या है कि धार्मिक स्थलों पे आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है, प्रसाद स्कीम, ठीक है, धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसका बुनियादी ढांचा का विकास करेगा। ठीक है, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि सीबीएम, ये आप न्यूज़ में अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, किस संगठन क्षेत्र द्वारा लागू किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ। ये एक तरफ से एक तरह का क्या है, टैक्स है, ठीक है, ये टैक्स है। क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि 27 देशों का समूह है, तो ये भी मैं करवा चुका हूँ। आप न्यूज़ अगर डेली मेरे साथ पढ़ते हैं तो सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज़, आप लोग मेरे साथ जुड़िए तो सही, आप लोग को भी बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक तरह से ये क्या है, टैक्स है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन गहन यात मतलब जो कार्बन गहन आयात पर ये क्या करता है, शुल्क लगाता है। ठीक है, आपका टैक्स लगा, टैरिफ लगाता है। ठीक है, भारत के जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ये क्या हो गया, इससे क्या होगा, आपका निर्यात जो करेगा, मान लिया जाए, देखिए क्या होगा, मान लिया भारत से आपका स्टील गया, ठीक है, स्टील गया यहाँ पे, और आपका सीमेंट गया, तो यहाँ पे जो यूरोप में क्या होगा, यूरोपियन यूनियन जहाँ पे जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा इस पे। ठीक है, आपका कौन सा टैक्स लगेगा, जिसको कार्बन टैक्स कहा जाएगा, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहा जाएगा। ठीक है, उस टैक्स को, ठीक है, तो इसी संगठन के द्वारा आपका कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न, हाल ही में चर्चा रही एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है, एक्सपोसैट किससे संबंधित है, तो खगोल भौतिकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोल भौतिकी। एक्सपोसैट का जो फुल फॉर्म होता है आपका एक्सरे, ठीक है, एक्सरे आपका पोलरीमेट्री, ठीक है, पोलरीमेट्री सैटेलाइट, ठीक है, पोलरीमेट्री सैटेलाइट। ओके, तो यह फुल फॉर्म भी इसका याद रखेगा, एक्स रे पोलरीमेट्री, आपका पोलरीमेट्री आपका सैटेलाइट। ठीक है, एक्सपोसैट में होता है। क्या होगा, ये ब्लैक होल जो है ना, आपका ब्लैक होल है, ब्लैक होल, ये आपका ब्लैक होल को क्या करेगा आपका और न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार का क्या करेगा, आप अध्ययन करेगा कौन, एक्सपोसैट मिशन। तो ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, आपका ब्लैक होल के लिए और आपका न्यूट्रॉन स्टार के लिए, ये क्या करेगा, उस पर स्टडी करने के लिए। और ये क्या करेगा, इसमें जो है आपका इसरो का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन है, यानी ये किसके द्वारा किया गया है, एक्सपोसैट आपका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये क्या है, महत्वपूर्ण इसरो का वैज्ञानिक मिशन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका 3
तरह का आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एक्स-रे आपका आपका पोलरीमेट्री आपका सैटेलाइट है, ठीक है? फुल फॉर्म ये हो गया। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो कारण ये बनाएगा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का स्टडीज के लिए। तो ये आपका 3 तरह का, ठीक है? छोटा-सा हम लोग के पास जैसे है अभी कि पेन जो है हमारा सही से नहीं काम कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, और प्लस में आप लोग के सामने हम लोग जल्द ही आएँगे बड़े से आपके आपका जो डिजिटल बोर्ड पे, तब आप लोग को बहुत अच्छे से ये सब जो है बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए हम लोग के साथ। एक बार बने तो रहिए, कम से कम आप हम लोग के साथ टाइम दीजिए। 1 साल आप टाइम दीजिए, 6 महीना आप टाइम दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए बिना टाइम दिए ऐसा तो नहीं है कि आपका जड़ी-बूटी है मैं आपको पिला दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ना मैं पिया हूँ ना आपको पिला सकता हूँ, ठीक है? ऐसा कोई बोलता है कि 10 दिन में आइए और आपका आईएएस बनिए, या 10 दिन में आइए आपका पीसीएस निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है आपका, ठीक है? क्या है अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपका का उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी का ये क्या क्यों आया है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है आपका शिक्षा और कौशल को जोड़ना है। क्या है आपका? क्या है शिक्षा और जो स्किल होता है और उसके अनुभव को क्रेडिट में बदलना है, ठीक है? ये आपका किससे मुद्दा से जुड़ा है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया है उससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किस लिए आया आपका? शिक्षा और कौशल को जोड़ना। शिक्षा और कौशल को जोड़ने के लिए क्या लाया गया? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से के तहत ही जुड़ा हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत किस देश का शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बन गया है? कौन सा बना रहा है आपका? आपका हाल ही में भारत किस देश का शीर्ष रेमिटेंस बना है? तो ये आपका बना है आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, प्रवासी भारतीयों सबसे अधिक जो है आपका धन प्राप्त करता है, ठीक है? यहाँ पे ये भारत नहीं होगा, हाल ही में किस देश का शीर्ष रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बना है? तो ये भारत ही बना है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला। तो ये आप याद रखिएगा, करंट अकाउंट के लिए ये महत्वपूर्ण होता है और प्रवासी भारतीयों से सबसे अधिक धन प्राप्त करता है। प्रवासी भारतीयों से क्या है आपका भारत सबसे अधिक धन प्राप्त करता है। ये किसका रिपोर्ट बता रहा है आपका? वर्ल्ड बैंक का द्वारा जो रिपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के द्वारा पता चला है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चंस है आपका मिशन लाइफ। देखिए मिशन लाइफ ये इन्वायरमेंट का जो है इससे जुड़ा हुआ है कि का मुख्य फोकस क्या है मिशन लाइफ का। देखिए मिशन लाइफ जो है ना, लाइफ का फुल फॉर्म ये होता है लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है? लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है? क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है? ये किससे जुड़ा है आपका? ये आपका किससे होगा? पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली से, यानी ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन पर ये जोड़ देता है कि मतलब आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या आपका चेंजिंग आ रहा है, उस पर ये जोर देता है। मतलब ये इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने पर ये जोर देता है। और ये क्या मिशन लाइफ जो है कॉप 26 जो हुआ था आपका, उसके तहत ये प्रस्तुत किया गया। कहाँ हुआ था ये? ग्लासगो में हुआ था आपका, ग्लासगो में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? मिशन लाइफ में अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या है आपका? हाल ही में चर्चा में रहा आपका सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किससे जुड़ा है? सेमिकॉन आपका प्रोग्राम किससे जुड़ा है? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, तो ये आपका चिप चिप निर्माण से, ठीक है? सेमिकॉन निर्माण चिप जो है, सेमीकंडक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। और इससे इसका उपयोग जो होगा आपका चिप का, पीछे में हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, डिफेंस में होगा और एआई में होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? आपका पारंपरिक कारीगरों का कौशल विकास करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पारंपरिक जो कारीगर हैं उसको कौशल विकास करना, जैसे आपका बढ़ई हो गया, ठीक है? बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, ओके?
लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, इन आदि को मतलब क्या करना है आपका पारंपरिक कारीगर मतलब जो है उनको कौशल विकास देना है, मतलब स्किल देना है। और इसमें क्या करना है, स्किल के साथ साथ क्या देना है इनको, स्किल तो देना ही है, प्लस में क्या देना है, लोन देना है, ठीक है। प्लस में इनको ब्रांडिंग करना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्या है, सोशल सेक्टर पे ये मतलब फोकस है क्या, आपका पीएम विश्वकर्मा। इसमें क्या क्या दिया जा रहा है आपको, कौशल दिया जा रहा है, मतलब स्किल दिया जा रहा है, आपका लोन दिया जा रहा है यानी ऋण दिया जा रहा है, ब्रांडिंग किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये आप बताइएगा थोड़ा, क्योंकि ये मैं ये बता देता हूँ 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ये आपका स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आप याद बताइएगा हमें, आप पूरे डिटेल में ही बताइएगा कि हाँ ये कब स्टार्ट किया गया था, कौन सा साल में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जो भी देखिएगा प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत बार बहुत क्वेश्चंस पूछा हूँ, आप लोगों ने किन्हीं ने भी मतलब आप मेरा रिप्लाई आपका मतलब आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो आप जरूर देने की कोशिश कीजिए, कोई भी पढ़ते हैं जो भी पढ़ रहे हैं आप जरूर दीजिएगा, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं। देखने वाले बहुत लोग देख लेते हैं, एक बार मैं करंट करवाया था, लगभग 70-80 लोग देखे हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आगे अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में रहा आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है, तो ये किस देश से संबंधित है, आपका अमेरिका से संबंधित है। देखिए ये भी न्यूज़ में नहीं आया है, मैं ऐसा किया हूँ जो भी मतलब जो हम अभी आपके लिए हम लोग जो है नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि मेरा ये जो हमारा जो यूट्यूब जो चैनल है, अभी हम लोग का जो क्लास है वो अभी ही स्टार्ट हुआ है, पिछले ही साल मतलब आपका दिसंबर में ही स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस मतलब जो न्यूज़ में छूटे हुए थे, आपको वन डे क्लास के लिए मैं एक अलग से इसी टाइप से आपके लिए ये लाया हूँ। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन है, ठीक है। किससे संबंधित है, आपका अमेरिका से है। ये क्या करेगा, आर्टेमिस मिशन नासा जो है अमेरिका का, वो क्या है, एक चंद्रमा मिशन है। आर्टेमिस मिशन ये चंद्रमा मिशन यानी मून मिशन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मून के लिए मिशन है ये। और इसमें क्या किया गया, मानव को जो जैसे अपोलो जो फर्स्ट गया था आपका, वो आपका चंद्रमा पर गया था पहला। अब दूसरी बार क्या हो रहा है कि पहला जो है मानव को पुनः जो चांद पर भेजने की योजना है आर्टेमिस मिशन के लिए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्या है इस आर्टेमिस मिशन के तहत क्या जाएगा, आपका मानव जाएगा, आपका कहाँ जाएगा, आपका चंद्रमा पे जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला जो था आपका अपोलो 1 गया था, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न, हम लोग आगे बढ़ का प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए ये तो मोस्टली आपका आर्टेमिस हो गया, ये सब जो क्वेश्चंस हो गया आपको पूछे ही पूछे जाने वाले हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आईमेक जो कहा जा रहा है, किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है ये आप याद रखिएगा। ये कौन सा है, बहु मॉडल व्यापार एवं कनेक्टिविटी पे जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा आपका ना, कि ये जो है आपका भारत मिडिल ईस्ट यूरोपिया को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है, ठीक है। भारत को क्या करेगा, जैसे भारत को क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, मिडिल ईस्ट आपका हो गया, ये मिडिल ईस्ट में यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से कहाँ आपका जाएगा, यूरोप जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है एक तरह से, ठीक है। ये मुंबई, भारत के मुंबई से यहाँ आएगा, इजिप्ट आएगा, इजिप्ट से ऐसे मतलब जाएगा आपका यूरोप में जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे नहीं मतलब ये समुद्र के तरह, समुद्र का भी मार्ग इसमें रहेगा, प्लस आप इसमें रेल भी रहेगा, ठीक है। रेल भी रहेगा प्लस इसमें रोड भी रहेगा। तो इतने मतलब 3 तरह का कनेक्टिविटी इसमें जोड़ा जाएगा। ये क्या करेगा, चाइना का जो आपका बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है आपका, उसका बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है, उसको कहीं न कहीं ये टैकल करने के लिए आप लाया जा रहा है, यानी उसका वैकल्पिक मॉडल ये तैयार किया जा रहा है, आईमेक कॉरिडोर, ठीक है। यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ओके। आगे जो चलते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कर रहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य जो है आपका कौन सा है, आपका लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्या है कि भारत में जो है ना, भारत में लगभग क्या है आपका लॉजिस्टिक का लागत जो होता है, लॉजिस्टिक का लागत कितना है, लगभग जो है आपका 13 से 14% मतलब है किसका, जीडीपी का। ये याद रखिएगा, लॉजिस्टिक में ही हम लोग का लागत लग जाता है 13 से 14% आपका जीडीपी का, ठीक है।
तो आपका जीडीपी का 13 से 14% कहाँ पैसा जा रहा है, सिर्फ लॉजिस्टिक में लग रहा है। ठीक है, अब इसी का जो लक्ष्य, ये जो नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी लाया गया है, जो 13 से 14 का है ना, उसको 8% लाना है। ठीक है, इसमें लक्ष्य है। ठीक, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि लक्ष्य कितना बनाया गया है, 8% जीडीपी का। ठीक है, जो पहले 13 से 14% लगाया जा रहा था। इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग जो होगा बिजनेस का, मतलब ईज ऑफ डूइंग जो व्यापार में आपका सुगमता आएगा इससे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा, लागत कम करेगा। जो अभी 13 से 14% जीडीपी का इसमें व्यय होता है, वो कम से कम 8% लाना है। तो इसीलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा उलेग, ठीक है, ये क्या है, शब्द किससे संबंधित है, तो ये जो संबंध है तेल टैंकरों की क्षमता से संबंधित है। ये क्या होता है ना, इसका मतलब ही होता है ना, टैंकर में खाली स्थान। ठीक है, टैंकर में खाली स्थान होता है, उल्लेख होता है। ठीक है, टैंकर में खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान। ओके, उल्लेख मीन्स होता है क्या, आपका टैंकर में खाली स्थान। इसमें क्या होगा कि रेड सी संकट के जो दौरान जो आया है ना, उसी में ये चर्चा है। ठीक है, अभी पीछे करवाया था कि रेड सी संकट के बारे में जो चर्चा में था, उसी के दौरान ये भी शब्द उल्लेख जो आया था आपका, आया था। तो इसका मतलब होता है तेल टैंकरों की क्षमता। ठीक है, अगला जो हमारा आपका प्रश्न है, उस पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, ग्लोबल बायोफिल अलायंस की शुरुआत किस मंच से हुआ। तो ग्लोबल बायोफिल अलायंस का शुरुआत किस मंच से हुआ है, आपका G20 समिट से। भारत का ये पहल है। ठीक है, भारत का ये पहल है स्वच्छ ऊर्जा सहयोग करना। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग करना। इसमें क्या किया जाएगा, आपका एथेनॉल हो गया, बायोडीजल को इसमें बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, एथेनॉल जैसे भारत का E20 प्रोग्राम है। ठीक है, एथेनॉल आपका बायोडीजल का ये है, इसको क्या करेगा, बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, ग्लोबल बायोफिल अलायंस की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया है। तो ये भी आप याद रखेगा G20 समिट में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही फेस्ट पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, दिव्यांगजनों के समावेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगजनों के समावेशन से आपका संबंधित है पर्पल फेस्ट। क्या होता है, दिव्यांगजन जो समावेशी भारत, ठीक है, इसको समावेशी भारत में लाना है दिव्यांगजन को, और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा ही ये चलाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, किसके द्वारा ये पर्पल फेस्ट चलाया गया है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, ओके, मिनिस्ट्री द्वारा। ओके, क्या है, पर्पल फेस्ट, दिव्यांगजनों का समावेशन, यानी भारत में समावेशी भारत बनाने के लिए। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है कि एआई से जुड़ा हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, तो बताना है कहाँ आयोजित किया गया है एआई सेफ्टी समिट। तो ये आपका किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका एआई जो जोखिम हो रहा है आपका और नियमन पर, ये क्या करता है, आपका चर्चा किया है। ठीक है, जोखिम और नियमन पर इसका रेगुलेटरी पे चर्चा किया गया है, कहाँ, आपका यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस्पर थेरेपी किस से संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो क्रिस्पर जो थेरेपी है ना, ये आपका जो बायोटेक्नोलॉजी से है, चिकित्सा से है। ठीक है, जब ये क्रिस्पर जो थेरेपी होता है ना, जीन एडिटिंग जब होता है, जीन एडिटिंग जब होगा, तो उसी के लिए ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कैंची की तरह काम करता है। ठीक है, वंशानुगत जो रोग होता है ना आपका, वो क्या करेगा, आपका जैसे जेनेटिक जो आपका डिजीज है, उसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसको, क्रिस्पर थेरेपी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसको 2020 में इसके लिए आपको नोबेल प्राइज इसको मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इसको मिला हुआ है क्रिस्पर थेरेपी को। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये भी आप बताइए क्या है आपका। तो इसमें मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्या करेगा, 17 जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन बनाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सड़क होगा आपका, रेल होगा आपका,
ठीक है, पोर्ट होगा आपका, ठीक है, एयरपोर्ट होगा आपका, ठीक है, ये सब क्या होगा आपका बनाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, जीआईएस आपका आधारित ये सब योजना है, ठीक है, जीआईएस ये आधारित योजना है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कई एग्जामों में भी पूछा गया है कि एक्सरसाइज मालाबार किन दो देशों के बीच होता है, तो किसके बीच होता है ये आपका, सॉरी, किन देशों के बीच होता है, दो देशों के बीच नहीं, तो ये जो होता है आपका क्वाड देशों के बीच होता है। देखिए क्वाड में लगभग आपका कौन सा है अभी, भारत हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, आपका आपका अमेरिका हो गया, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 4 देश हैं, इन्हीं लोग के बीच क्या होता है आपका मालाबार आपका एक्सरसाइज होता है। ये नौसेना अभ्यास है, यानी नेवी का है ये एक्सरसाइज, और ये कहाँ होता है आपका इंडो पैसिफिक आपका रीजन में होता है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में होता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए एक और शब्द आया था वर्ल्ड कॉइन बुक में भारत का उल्लेख किस कारण से हुआ है। वर्ल्ड कॉइन जो बुक है उसमें भारत का उल्लेख किस किस कारण से हुआ है, तो ये आपका सिक्कों का विरासत के लिए हुआ, सिक्कों की विरासत जो है ना उसके लिए भारत का उल्लेख कहाँ हुआ है आपका, वर्ल्ड कॉइन बुक में हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्या किया है ना, भारत ने प्राचीन जो सिक्का है आपका, प्राचीन एनिसेंट जो कॉइन है उसकी परंपरा के लिए इनका योगदान होता है। क्या है कि भारत का मतलब ये प्राचीन सिक्कों को एकत्रित करके रखने में और संरक्षण प्रदान करने में आगे है, मतलब ऐतिहासिक योगदान है, जो कहीं ना कहीं एक क्या किया, वर्ल्ड कॉइन बुक इसका उल्लेख किया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आपका एक मिनट, हाल ही में चर्चा में रहा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस से संबंधित है, ये हमारा ई कॉमर्स से संबंधित है, ठीक है, ई कॉमर्स से, ठीक है। ई कॉमर्स का अपना ओपन प्लेटफॉर्म है ये, और ये क्या करेगा, जो छोटा व्यापारी जो रहेगा, जैसे छोटा व्यापारियों को क्या करता है, जैसे अमेजन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, के मतलब बराबर अवसर प्रदान करता है। ये क्या करता है, जैसे अमेजन ऑनलाइन कुछ बेचता है, आपका फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन अगर सर्विस दे रहा है, तो ये भी क्या करेगा, छोटे जो व्यापारी है ना उनको ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये आपका ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, जो क्या करेगा, ये भी क्या है, एक तरह का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हिस्सा माना जाता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, तो ये इतना सिंपल याद रखिएगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह, ये तो बहुत बड़ा व्यापार हो गया, ठीक है, व्यापारी हो गए, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए क्या है आपका ये मंच आपका तैयार किया गया, यानी ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो और ये क्या है, पब्लिक डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये हिस्सा है, पूछ देता है कि यह हिस्सा है या नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, कौन सा है प्रश्न, पीएम जनमन, ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए, क्या है, जनजाति, ठीक है, जनजाति आदिवासी, ठीक है, आदिवासी न्याय, ठीक है, न्याय महाअभियान, ठीक है, महाअभियान। ओके, तो ये आपका फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म क्या हो गया, जनजाति आदिवासी आपका न्याय महाअभियान, ठीक है, जनजाति आदिवासी न्याय आपका आपका महाअभियान, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान होता है। और ये क्या करता है आपका, इसका जो आंसर अभी इससे पता लग जाएगा, विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं ना उनके लिए ये किया गया है, ठीक है। आपका पीएम जनमन क्या होता है, पीबीटीजी जिसको बोला जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होता है वो, ये क्या होता है, सबसे अधिक वंचित होते हैं, इन्हीं के लिए क्या है पीएम जनमन योजना लाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मैं आपको पीवीटीजी के बारे में भी किसी दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जेपीएससी वाले के लिए ये बहुत ये आपका फायदेमंद होगा, यूपीएससी के लिए भी होगा, इवन सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में तो 2 बार पूछा है, ठीक है, जेपीएससी के लिए भी आपका 14वीं जो जेपीएससी है उसके लिए भी बेनिफिट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल मिनिमम टैक्स किस
संस्था की पहल है। तो किस संस्था की पहल है ये? आपका आपका OECD का, यानी ऑप्शन नंबर बी हुआ। ये क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है ना, मल्टी के नेशनल जो कंपनी होते हैं उन पर क्या लगाता है ये, न्यूनतम मिनिमम जो है आपका 15% जो है आपका, कितना परसेंट, एक मिनट आप याद रखिएगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन पर मिनिमम जो हुआ आपका, मिनिमम जो हुआ आपका 15% जो है आपका टैक्स जो है लगाता है। ठीक है, क्या होता है, टैक्स चोरी करने, जो टैक्स जो इवेजन होता है उसको रोकने के लिए ये उद्देश्य से लाया गया था। और ये जो जो व्यवस्था, कर व्यवस्था है, वो इंटरनेशनल आपका टैक्स सिस्टम है। ठीक है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स किस संस्था से है? तो OECD द्वारा ये आपका किया गया है। ठीक है, तो ये संस्था OECD के द्वारा पहल किया गया है। और OECD के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द हिंदू का क्लास आप देखिए जाके, वहाँ से मैं आपको पूरे डिटेल है मैं बताया हूँ। अभी हम लोग के पास टाइम की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कहेगा, आपका क्या कर रहा है कि आपका एक्सरसाइज जो अजय वारियर है, आपका एक्सरसाइज अजय वारियर किन दो देशों के बीच, किन देशों के बीच होता है? तो किन देशों के बीच होता है ये? आपका भारत और यूके के बीच। तो ये आप याद रखिएगा, अजय बरियार है जो कहा किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच होता है। इस ये किसका है? आपका थल सेना का है। ठीक है, आर्मी का है। ठीक है, थल सेना का ये अभ्यास है। तो ये भी आप याद रखिएगा, किस सेना का अभ्यास है? आपका थल सेना अभ्यास है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज अजय बारियर, ये कहीं ना कहीं डिफेंस डिप्लोमेसी को दर्शाता है, एक्सरसाइज अजय बारियर। तो भी आप याद रखिएगा, भारत और यूके के बीच है। अब भारत और फ्रांस के बीच क्या है आप बताइएगा, मैं बहुत अच्छे से डिटेल बता, देखिए एक आपका ये आप जरूर बताइएगा, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है एक्सरसाइज? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच आपको बहुत बार मैं भारत और फ्रांस के बारे में बता चुका हूँ। बहुत सारे जो MCQ मैं करवाया हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर शुरुआत से, तो वो जरूर बताएंगे। अगर नहीं भी है तो आप जरूर जो भी जानते होंगे जो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स करके। हमारा A1K का सब्सक्राइबर का एक मुहिम है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मैं लाऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों मेरा थोड़ा सा तबियत खराब था, इसलिए मैं एक दो ही क्लास ले पा रहा था। आज से आपको क्लास डेली 3-3 आपका चल मेरे द्वारा लिया जाएगा, मैम के द्वारा भी लिया जाएगा। तो बैक टू बैक आप लोग बने रहिए, आप लोग कहीं मत जाइए। आप लोग का यही जो है ना, आप लोग हम लोग के साथ 1 साल आप सिर्फ लगिए, देखिए फिर आपका कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप जिस चीज का तैयारी करना है, और आप लोग को कैसा और भी क्या चाहिए वो हमें बताइए, ताकि हम लोग आप लोग के लिए और भी बेटर करें। ठीक है, तब तब आपके लिए और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये चुनावी सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या कहना है ना इसका, कि लोकसभा और आपका विधानसभा जो है, इनका दोनों का चुनाव एक साथ करवाना। ठीक है, ये मॉडल जो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, ये क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ये जुड़ा मामला है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, यानी MP का जो चुनाव हुआ, और MLA का चुनाव जो पूरे इंडिया में एक ही साथ करवाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा आया है। ठीक है, तो ये चुनावी सुधार के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा खर्चा हो जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न का क्या कर रहा है, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? UN जनरल असेंबली, यानी यूनाइटेड नेशनल जो जनरल सभा है, उसके द्वारा ये किया गया था। और ये क्या था आपका, भारत का ही ये पहल है। ठीक है, भारत का ही ये पहल है। क्या था कि पोषण प्लस जो जलवायु लचीली फसल जो होनी चाहिए, और जो फूड कॉर्पोरेट आपका फूड अथॉरिटी जो आपका है, आपका FAO है, उसने भी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाया है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो है आपका क्या कह रहा है प्रश्न, कि हाल ही में चर्चा में रहा वाइब्रेंट
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सीमावर्ती जो गाँव है ना, उससे संबंधित है। क्या है? चीन के पास जो है, चीन सीमा के पास जो है गाँव है, उसी के लिए ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। यहाँ क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था और इनका लाइवलीहुड अच्छा करना था, ठीक है? यानी आजीविका को भी इनको इनका बेहतर करना था, ठीक है? आजीविका इनको प्रदान करना था। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना बना के इनको आजीविका भी प्रदान करने के लिए ये क्या चलाया गया था आपका, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया। ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है, डिजिटल रूपी, ठीक है, किस संस्था द्वारा? देखिए अभी सीबीडीसी मतलब आपका सेंट्रल, आपका सीबीडीसी जो है आपका सेंट्रल बोर्ड, आपका डिजिटल करेंसी जो है आपका चर्चा में था, ठीक ठीक है? सीबीडीसी आपका चर्चा में था, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, ठीक है? तो ये मैं पिछले आपका जो है ना 19 या 20 तारीख को, मैं 20 जनवरी को मैं पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है, जो डिजिटल रुपी है, ये कैशलेस जो इकोनॉमी है ना उसको बढ़ाने के लिए आया है, यानी डिजिटली को एक क्रांति देने के लिए ये आया है, ठीक है? ये क्या है, एक लीगल टेंडर है, ठीक है? लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट पर ही ये चलाया गया है और इसी के तहत मतलब जो अभी जो सम्मेलन होने वाला है आपका ब्रिक्स में 2026 में जो है, ब्रिक्स का सम्मेलन भारत ही होस्ट करेगा, तो उसमें कहीं न कहीं है कि सारे लोगों को एक साथ जो है सीबीडीसी को मतलब जोड़ने का बात किया जा रहा है। जैसे चाइना का अपना है डिजिटल करेंसी आपका, साउथ अफ्रीका का अलग है आपका और ब्राज़ील का अलग है, तो एक साथ डिजिटल रूपी, ताकि क्या होगा कि डॉलर पे जो निर्भरता है वो कहीं न कहीं कम हो सके। आज जो टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन जो चला हुआ है, आप जैसे देख रहे होंगे रूस यूक्रेन लड़ रहा है, और भी जगह हो गया, जैसे अभी यूएसए, अभी अब वेनेजुएला में हो गया, तो कहीं न कहीं हमारे डिजिटल रूपी अगर काम मतलब एक-दूसरे से का सपोर्टर है, जैसे क्या होता है कि डॉलर सभी जगह मान्य है, लेकिन जो डिजिटल रूपी है सभी जगह मान्य नहीं है। तो ये हमारा एक वैश्विक व्यापार को जोड़ने में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा, कौन-सा आंसर होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा ये जारी किया गया है, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1900 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसका गठन हुआ था, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी। देखिए आपको ब्लू इकोनॉमी पूरे तरीके से मैं पढ़ा दिया हूँ। जो भी मेरा जो द हिंदू का देखा होगा ना आपका क्लास, वो यहाँ से उसके लिए बहुत बेनिफिट है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। वहाँ भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। डेली मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसका क्वेश्चंस मैं करवाऊँ, ठीक है? अभी देखिए मियावाकी टेक्निक आज ही मैं पढ़ाया हूँ। वो मियावाकी आपको बताया जाएगा तो उससे आपको नहीं पता चलेगा क्या है जो नहीं पढ़ा। वो मियावाकी क्या हो जाता है आपका, पौधे का मतलब मतलब रोपण करना, ठीक है? यानी जंगल का मतलब मतलब बनाना अरबर में, ठीक है? तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। देखिए ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे जुड़ा होता है? तो ये किससे जुड़ा होता है? आपको समुद्री जो संसाधनों का सतत उपयोग से जुड़ा होता है। समुद्र आधारित जो आर्थिक गतिविधियाँ होता है ना, मतलब समुद्र के जैसे हो गया मत्स्य पालन हो गया, वहाँ पे शिपिंग हो गया, वहाँ पे पोर्ट पे, और भी जैसे उसके साथ क्या होता है आपका पर्यावरण संतुलन के साथ इसका विकास करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि मछली आप अधिक पाल लिए, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के और जलीय जीव उससे इफेक्टिव हो गए, ठीक है? तो ये आपका लॉजिस्टिक वहाँ पे हो रहा है, तो आप नाव के कारण शिपिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, पोर्ट आप बनाए हैं, तो उससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपका जलीय जीव प्रभावित ना हो जाए, तो ये आपका कहीं न कहीं ये इससे ब्लू इकोनॉमी से ये जुड़ा हुआ है। तो ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चंस है उस पे हम लोग चलते हैं। ओके। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या है, वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की रैंक जो है अक्सर चर्चा में ही है, और कुपोषण और बाल मृत्यु दर आदि संकेत इसका इंडिकेटर जो होता है कि किस पे होता है, कुपोषण पे होगा, बाल मृत्यु। तो ये ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आप ये बताइएगा अगला प्रश्न का कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है? CGSS
किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। स्टार्टअप को बिना गारंटी का, ठीक है, बिना कोई कोलेटरल का आपका गारंटी का ऋण देना, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका किससे संबंधित है? आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, द्वारा, DPIIT द्वारा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया पहल से ही जुड़ा हुआ, जो स्टार्टअप इंडिया जो पहल चलाया गया है उसकी के तहत ये आपका क्या देता है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप चलाया गया है। किसके द्वारा? ये भी याद रखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या है? कोई भी बिना कोलेटरल का ही इसमें क्या दिया जाता है? आपका लोन दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में PM 2.5 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सूक्ष्म वायु कण से संबंधित है। क्या होता है ना, 2.5 माइक्रोन से भी छोटा कण को PM 2.5 कहा जाता है, जो क्या करता है? आपका लंग्स जो होता है, लंग्स को हो गया, आपका हार्ट हो गया, के लिए अत्यंत क्या होता है? ये हानिकारक होता है, क्योंकि इतना छोटा चीज आपका कैसे सांस ले रहे हैं, तो वो सांस के द्वारा भी ये कर अंदर चला जाता है। तो ये जल प्रदूषण नहीं, ना ध्वनि प्रदूषण, ना ओजोन परत, ये क्या है? वायु है, ठीक है, सूक्ष्म वायु कण होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है, देखिए, ऑपरेशन अजय वॉरियर जो था यूके के साथ था, और ये हाल ही में चर्चा में रहा। ऑपरेशन अजय जो है किससे संबंधित है? तो ये आप अलग देखिएगा, ठीक है। ये क्या है? विदेश से भारतीयों को वापस लाना। जैसे इजराइल में जो हुआ था ना, इजराइल में आपका हमला हुआ था, मतलब इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ था ना, आपका हमास गाजा पट्टी, तो उसके दौरान ये ऑपरेशन अजय चला गया। क्या किया गया था कि इजराइल और हमास के जगह पर क्या किया गया था, तो वहां से भारतीयोों को वापस लाया गया था, ठीक है। कहाँ? भारत वापस लाया गया था। तो इसलिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित जगह पे वापस किया जाए, यानी भारत में लाया जाए। ओके, तो ऑपरेशन अजय के द्वारा इजराइल हमास के संघर्ष के दौरान ये चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। सीमाग्लूटाइड दवा हाल ही में मेडिसिन जो है हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों रही, ठीक है। तो ये क्या है? सीमाग्लूटाइड एक आपका क्या है? आपका मेडिसिन है, ठीक है। ये क्यों रहा है आपका? ये मधुमेह जो आपका और मोटापा उपचार के लिए ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन का जब कमी हो जाता है तो आपका कहीं ना कहीं डायबिटीज का आपका रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मोटापा उपचार और मधुमेह के लिए ये सीमाग्लूटाइड दवा चर्चा में था, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फोनिक्स एग्रीमेंट किया है? तो फोनिक्स एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? किन देशों के साथ? तो ये अमेरिका के साथ किया गया, ठीक है। ये किया क्यों गया है? ये आपका डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर सहयोग करने के लिए किया गया। किस पे? आपका डिफेंस, रक्षा और आपका तकनीक पे, ठीक है, रक्षा और तकनीक पे यह सहयोग है। और इंडो पैसिफिक जो रीजन है आपका, उसमें कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक का मतलब पार्टनरशिप का ये कहीं ना कहीं भूमिका प्रदान करेगा। कौन सा? फोनिक्स एग्रीमेंट। ओके, तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। कौन किया है? आपका भारत किया है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आपका NTEP का लक्ष्य है वर्ष क्या है? तो ये कौन सा है हमारा? तो हमारा जो है ना 2025 का ही लक्ष्य है, ठीक है। भारत का लक्ष्य टीबी जो मुक्त भारत बनाना है आपका 2025 तक बनाना, ठीक है। SDG जो लक्ष्य है आपका 17 SDG जो 17 लक्ष्य में से आपका क्या है? 2030 से पहले जो है आपका ये भी आपका लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। SDG का लक्ष्य है 2030 तक, तो इसको 2025 में ही एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि COP28 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ? आपका दुबई में हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, UAE के दुबई में, ठीक है। इस पर क्या जोर दिया गया था? जो फॉसिल फूड जीवाश्म ईंधन था, ट्रांजिशन पे इसका जोर दिया गया था। ये भी याद रखिए। अभी जो COP30 हो गया है, ठीक है, COP30 कहाँ हुआ है? ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा COP30 कहाँ हुआ है। तो ये भी आप बताइएगा, COP30 और 29, ये तीनों आप जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि PM
ई बस सेवा जो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पीएम ई बस सेवा का मुख्य योजना क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना। शहरी और जो सार्वजनिक परिवहन है, मतलब आपका अर्बन पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्या करना है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारा नेट जीरो जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको क्या है आप हम लोग प्राप्त कर सके, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये क्या होगा ना कि सेंट्रल हो गया, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस जो होता है आपका प्राइवेट जो है वो भी आपका निजी भागीदारी भी इसमें काम करेगा, यानी तीनों लेवल पर ये काम करेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये है। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा, देखिए मैं आईएमएफ के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल, और ये आईएमएफ लगभग 5 रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, तो ये भी मैं पूरे अच्छे तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करवाया हूँ। क्या क्या इसमें क्या किया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ को ये बताता है, ठीक है, इन्फ्लेशन अनुमान को ये बताता है, यानी महंगाई को भी बताता है, आपका जीडीपी ग्रोथ को भी बताता है, और भारत के विकास दर पर ये क्या करता है, चर्चा करता है। ये आईएमएफ द्वारा निकाला जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो 1944 में आपका ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत इन दोनों को बनाया गया था, विश्व बैंक और आपका आईएमएफ, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपका राजकोषीय आपका नीति। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है हमारा प्रश्न क्या है आपका, अगला जो हमारा प्रश्न है ना कि इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य क्या है। इंडिया एआई का मिशन का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एआई कंप्यूट एंड डाटा सेट्स करना, स्किलिंग करना, जिससे क्या होगा कि भारत जो होगा ना आत्मनिर्भर डिजिटल भारत बनाने के लिए, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही, और कल से हमारा जो अब स्टार्ट होगा आपका हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक वाई एमसीक्यू कराया जाएगा, और ज्योग्राफी का भी आपका क्या कराया जाएगा, टॉपिक वाई आपका करवाया जाएगा। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग नॉलेज लेंगे जिस भी टॉपिक के बारे में करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओके, तो बस आपके लिए इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। कैसा लगा जो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, और हमारे सब्सक्राइब का ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक्सक्यूज मी, क्या है कि अभी मैं आपके पॉलिटी का भी आपका वीडियो जो है वो लाने वाला हूँ, ठीक है, तो आज पॉलिटी में भी होगा आपका, जो उस पर भी बने रहिएगा जरूर, बैक टू बैक आप लोग को अब मिलते रहेगा क्लास। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।